हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक रिसेंट केस आया है जिसने इसकी बात की है और इसके अलावा इसके और भी लैंडमार्क केसेस हैं। हो सकता है कि क्लैट पीजी में ये आ जाए, तो इसलिए अब आराम से बैठते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं एक सिंपल लॉ बता दूं। सिंपल लॉ ये है कि हम लोगों को जो इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है कि हम लोग जो भी महिला दो बच्चे जिसके हों, मतलब कि ऐसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए कि एक महिला है, ये एक महिला है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। इनके पास मैटरनिटी बेनिफिट कब तक रहेगा? अगर इनके दो बच्चे होते हैं, एक पहला ये बच्चा हुआ, दूसरा ये बच्चा हुआ, तो हर बच्चे के लिए इनको 26-26 वीक की छुट्टी मिलेगी। ये है इनकी लीव, इनको मिलती है, मैटरनिटी लीव इसको कहा जाता है। ये प्रोविजन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 5 में। इतना आप समझ गए? अब आपको मैं बताता हूं आगे, एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए कि ए एक महिला है, इनकी शादी पहले बी से हुई और इनके दो बच्चे हुए वाई और जेड। अब आपको पता है कि इस दौरान तो इनको मिलेगी, इस दौरान इनको 26-26 वीक की छुट्टी मिलेगी, लीव मिलेगी। लेकिन अब ए और बी के बीच में हो जाता है डाइवोर्स, और जो वाई और जेड हैं इनकी कस्टडी चली जाती है, कस्टडी जो है इनकी वो बी के पास चली जाती है। ठीक है, अब ए हो गई डाइवोर्सी, तो ये दूसरे से शादी कर सकती हैं, इसीलिए ए जो है वो शादी कर लेती हैं सी से, और अब इनका एक और बच्चा होता है एक्स। मैंने आपको बता दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अगर दो बच्चे हैं तो आपको 24 वीक की मिलेगी, और एक बच्चा है तो आपको 12, मतलब दो बच्चे हैं और दो से ज्यादा अगर हो गए तो सिर्फ 12 वीक की लीव मिलेगी आपको। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट गवर्नमेंट इंप्लॉयज पे नहीं लगता है जिनके खुद के सर्विस रूल्स होते हैं। उसी तरीके का एक केस आया था अभी सितंबर में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है कि आपको दो बच्चे होंगे तो हम आपको 26 वीक की छुट्टी देंगे, उसके बाद अगर आपका बच्चा होगा तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो अब तमिलनाडु की ये थी। अब इनके तो टेक्निकली दो बच्चे थे पहले से, लेकिन इनके साथ सी के साथ एक और बच्चा हुआ एक्स। तो अब ये अपने एम्प्लॉयर के पास गई और इन्होंने कहा कि मुझे जो है आप 26 वीक की और दीजिए। तो उसने कहा कि आपके तो दो बच्चे पहले से ही हैं, तो हम आपको क्यों दें 26 वीक का? तो इन्होंने कहा कि ए ने कहा कि मेरे जो दो बच्चे हैं वो जेड के साथ जब थे तब थे, अब जो सी के पास हैं, जब मैं सी के साथ हूं तो मेरा एक और बच्चा हुआ है। तो अब यहां पर जेड का भी एक, आप लोग जानते हैं कि राइट टू रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो जेड का राइट टू रिप्रोडक्शन था, उसने दो बच्चे हुए, 26 वीक मिला। अब सी का भी तो राइट टू रिप्रोडक्शन है, तो वो भी अब एक और बच्चा हुआ ए के साथ, तो एक्स जो हुआ तो आपको फिर से दीजिए। तो आपके जो नजर में ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप बताइए। अब हम लोग मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट एक्ट पे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, आप रीजनिंग बताइए क्यों दिया होगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये केस है जिसको मैं टॉप 100 में कवर करूंगा, तो वहां पे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पे। बढ़िया सा हम अपना वो वाला निकाल लेते हैं, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पे ये दे रखा है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 से ये रिलेट करते हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, हेल्थ एंड डिग्निटी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है इसी में आ जाता है ये मैटरनिटी लीव। उसके बाद आर्टिकल 42 डीपीएसपी जो है वो भी इसकी बात करता है। स्टेट शेल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 जो डीपीएसपी का है ये भी बात करता है, और आर्टिकल 14 आप जानते हैं कि अगर इक्वलिटी की बात हो रही है, अगर आपने आर्बिट्ररली उनको रिजेक्ट कर दिया है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए ये है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज आ सकती है, आर्टिकल 15 भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कहता है? कहता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती है, जैसे रिजर्वेशन, ऐसी पॉलिसी होती है जो बेनिफिशियल होती है किसी ऐसे सेक्टर के लिए जो एक तरीके से दबाए गए हों, कुचले गए हों, पिछड़े गए हों, जिनमें महिलाओं को माना जाता है। तो आर्टिकल 15 से भी इसको लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 42 में तो ये ड्यूटी दे ही रखी है स्टेट के ऊपर डीपीएसपी के तौर पे। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
अब हम आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। हमको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ना है, हमें कुछ ही चीजें आराम से पढ़नी है जो हमको पता होनी चाहिए, हमको इस पे पीएचडी नहीं करनी है एज फार एज क्लैट पीजी इज कंसर्न। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है ये गवर्नमेंट इंप्लॉयज पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके खुद के सर्विस रूल्स होते हैं जिनमें मैटरनिटी लीव उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर वो नहीं है तो ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस पर नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक उनके रूल्स होते हैं। इसके अलावा ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ये उन एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉय हो। माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, शॉप एंड अदर नोटिफाइड जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें नोटिफाई हैं उन पर भी ये लगता है। ये उन वुमेन इंप्लॉयज को कवर नहीं करता है जो इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कवर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैटरनिटी की पॉलिसी उनकी खुद से है। तो मतलब ये सब पे लगता है, 10 से ज्यादा जहां पे इंप्लॉय काम करते हैं, बस गवर्नमेंट इंप्लॉय पे नहीं लगता है और उन वुमेन पे नहीं लगता है जो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की में कवर होती हैं। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं की प्रोविजंस पे। ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 5 है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद पहले हम लोग सेक्शन 4 कर लेते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 सिंपल बात करता है, अगर किसी वुमेन की डिलीवरी हुई है, कोई किसी बच्चे के साथ डिलीवरी उनकी हुई है, तो उसके 6 वीक के बाद इमीडिएटली 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी वो वुमेन को कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि वो काम करे आके, ठीक है। और ना ही कोई इंप्लॉय कर सकता है उनको किसी नए जॉब में उन 6 वीक में, आप उनमें कंपेल नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई। प्रेग्नेंट वुमेन कांट बी फोर्स्ड इनटू अरोडोस वर्क 1 मंथ बिफोर 6 वीक्स प्रायर टू डिलीवरी। जो ज्यादा कठिन काम होते हैं उनमें नहीं, आपको 6 महीने जो 6 वीक होते हैं प्रायर टू डिलीवरी उसमें आपको काम नहीं। जैसे ये मान लीजिए डिलीवरी डेट है, ठीक है, ये 6 वीक है, इसमें तो उनको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। इससे पहले का जो 1 मंथ है इसमें भी आप उनसे कोई कठिन काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब आ जाते हैं जो सबसे मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 5 ऑफ राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट। सिंपल सी चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, इसको कैटेगरी में बांटिए। पहली बात तो उनको क्या, देखो अगर क्या हो रहा है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, वो कह रही है कि मुझे छुट्टी पे जाना है। कितनी छुट्टी उसको मिलेगी? उसको 26 वीक की छुट्टी मैक्सिमम मिल सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। और प्रेगनेंसी के दौरान का मतलब ये नहीं कि जो 9 मंथ होते हैं वही, उसके बाद भी। मतलब कैसे कैसे डिवाइड होगा? आउट ऑफ दिस 26 वीक्स 8 वीक कैन प्रीसीड डिलीवरी। डिलीवरी से डिलीवरी 1 महीने और 9 महीने के बीच में जो पीरियड होता है, डिलीवरी के पहले का पीरियड होता है, 8 वीक वो इन 26 वीक्स में से ले सकती है छुट्टी डिलीवरी से पहले, और बाकी की छुट्टी डिलीवरी के बाद, ठीक है। ये कब कब मिलेंगे 26 वीक? जब 2 या 2 से कम बच्चे होंगे आपके। मतलब पहला बच्चा अगर आपका हुआ तो 26 वीक मिलेगी, दूसरा बच्चा अगर आपका हुआ तो 26 वीक मिलेगी। लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा हुआ तो 26 वीक नहीं मिलेगी, आपको फिर मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी आपको मिलेगी, जिसमें से 6 हफ्ते आप डिलीवरी से पहले ले सकते हैं, 6 हफ्ते आपको बाद में लेना पड़ेगा। अगर पहला और दूसरा बच्चा है तो आप 26 वीक की आपको मिलेगी, जिसमें से आप 8 वीक पहले ले सकते हैं और उसके बाद आपको फिर लेनी होगी। ये हो गया। अब जो मैटरनिटी लीव मिलेगी उसमें क्या इनको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी? हाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी? जो एवरेज डेली वेज इनका था, जितना इनको रोज मिल रहा था उतनी ही मिलेगी एवरेज डेली वेज। अब ये एवरेज डेली वेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये इसके लिए देखा जाता है कि पिछले 3 महीने से इनको कितनी तनख्वाह मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस 3 महीने में इनको रोज एक हजार मिल रही थी तो इनको हर दिन 1000 मिलेगी। अगर इनको 3 महीने में पिछले एवरेज जो है वो 1500 था तो 1500 मिलेगा। उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी इनको एवरेज इनके डेली वेज थी उसमें। अब ये तो हो गया जो नेचुरल बर्थ देते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा था, ये एक्स बच्चा था, इसको वाई जो वुमेन है ये अडॉप्ट करती हैं, ये इनकी मां नहीं है लेकिन अडॉप्ट करती हैं, और ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो क्या ये वाई को मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी? हाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये दे रखा है कहां पे, adoptive mother of child who are less than whose age is less than 3 month and commissioning mother पे भी मैं आता हूं, समझाता हूं क्या है, will get 12 weeks। मतलब adoptive mother को अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो 12 महीने कह रहा हूं, 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी।
अब ये कमीशनिंग मदर क्या होती हैं? आपने सुना होगा सरोगेसी। सरोगेसी की तरह जब बच्चा होता है कहीं पे, अगर सरोगेसी से हो रहा है, तो वो जो मदर होती हैं उनको कहा जाता है कमीशनिंग मदर। और ऐसा नहीं कि अगर सरोगेसी से कोई बच्चे का बर्थ हुआ है तो जो उनकी माँ है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी मैटरनिटी रिलीव। और वो कितनी मिलेगी? 26 वीक नहीं मिलेगी, उनको 12 वीक मिलेगी। ये हो गया। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो बेनिफिट टिल द डेथ ऑफ डेथ उनको मिलता रहेगा। अगर चाइल्ड सर्वाइव करता है तो फिर पूरे पीरियड तक मिलेगा उनको। ये हो गया सेक्शन 2। ठीक है। सेक्शन दो कह रहा हूं, ये हो गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मैटरनिटी बेनिफिट इज कंसर्न। आपको सेक्शन 5 आता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, आपको सेक्शन 5 याद रखना है। इसके बाद अगर सेक्शन 7 कहता है कि अगर डेथ हो गई वुमन की तो ये बेनिफिट किसको मिलेंगे? जो तनख्वाह है सब कुछ, तो उसके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। सेक्शन 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो देख लीजिएगा आपका मन हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो सेक्शन 10 आ जाता है। इसका क्या कहना है कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमन हुई और प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको 26 वीक की छुट्टी मिली, लेकिन उस प्रेगनेंसी के दौरान उनको इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इलनेस आ गई। कई इलनेस हो जाती, कई बीमारियां हो जाती प्रेगनेंसी के कारण, तो उन 26 वीक के साथ साथ एक महीने 26 वीक के साथ साथ एक महीने की छुट्टी उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगी। या 12 वीक के साथ साथ, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं तो 12 वीक के साथ साथ एक महीने उनको और मिलेगा। यह सेक्शन 10 कहता है, इससे ज्यादा नहीं कहता है। इलनेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज या ये इन सब कोई भी अगर इनसे रिलेटेड इलनेस हो गई तो एक महीने ज्यादा उनको मिलेगा छुट्टी। इसके बाद अब मान लीजिए, अब मैं बताता हूं क्या होता है कि मान लीजिए कि ठीक है, उन्होंने कहा, एम्प्लॉयर ने कहा कि अरे यार इनको तो मैटरनिटी रिलीफ पे भेजना पड़ेगा, 4-5 महीने ये आएंगी नहीं, तो इनको एक महीने भेज देते हैं। उसके बाद कह देंगे कि नहीं भाई, इनको तो मैं निकाल रहा हूं। तो उस पर भी सेक्शन 12 मना कर देता है, एम्प्लॉयर कैन नॉट डिसमिस, डिस्चार्ज और रिड्यूस बेनिफिट ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। एम्प्लॉयर उनको हटा ही नहीं सकता, उनकी तनख्वाह कम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। एनी टर्मिनेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वॉइड, ये सेक्शन 12 कहता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है पता है आपको? अगर मिसकंडक्ट कोई हो जाती है और वो भी मिसकंडक्ट ग्रॉस हो जाती है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किसी महिला को इस दौरान हटाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है? कोई भी डिडक्शन नहीं होगा वेजेस में, सेक्शन 13 कहता है मैटरनिटी के दौरान कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा नर्सिंग ब्रेक मिलेगा उनको बीच बीच में, मतलब कि पहले जो बच्चा हुआ वो बच्चा 15 महीने का जब तक होगा तब तक 2 नर्सिंग ब्रेक ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन विल बी गिवन टू द वुमेन। उनको 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे। नर्सिंग ब्रेक बीच बीच में छुट्टी, उनका ख्याल रखने के लिए। इसके अलावा उसको मेडिकल बोनस भी मिलेगा उस प्रेगनेंसी के दौरान। अगर कोई भी पॉलिसी नहीं है उस गवर्नमेंट, उस एस्टेब्लिशमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी नहीं है तो फिर उनको मेडिकल बोनस देना पड़ेगा। कब नहीं देना पड़ता है? मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो फिर उनको नहीं देना है। लेकिन अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस या कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको मेडिकल बोनस देना पड़ेगा उस महिला को। उसके अलावा क्रेच फैसिलिटी जो होती है, जो आप जानते हैं कहीं पे बच्चे रख दिए जाते हैं, महिलाएं काम करने जाती हैं, बच्चे कौन संभाले? अगर पति भी काम कर रहा है, नहीं तो वो संभाले। तो ऐसे केसेस में ऐसी फैसिलिटीज बनाई जाती हैं जहां पर पति पत्नी अपने बच्चे छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं, उनका वहां ख्याल रखा जाता है। तो क्रेच फैसिलिटी एक एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि बच्चा लेके वो आई, वो अंदर काम कर रही हैं, बाहर उनका बच्चा खिलाया जा रहा है और वो अपना काम करके जब शाम को जाएंगी तो वहां से बच्चा ले जाएंगी। ये फैसिलिटी सेक्शन 11 ए जो 2017 के अमेंडमेंट से आ गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ने, इसको एस्टेब्लिशमेंट जो भी जहां पर भी 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। और हर वुमेन को कम से कम दिन में 4 बार वहां पर जाने की इजाजत होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सुबह लाई, अंदर चली गई, काम करती नहीं और शाम को ही बच्चा देखने आएंगी, वो बीच में 4 बार विजिट कर सकती हैं। ये भी सेक्शन 11A की बात करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ वो सेक्शन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े नहीं है, इसलिए मैं नहीं यहां पे ला रहा हूं। सिचुएशंस बड़ी बड़ी हैं, वो जब मैं लैंडमार्क जजमेंट कराऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि पॉलिसीज, वो लॉ है क्या, क्या पॉलिसी है इसकी, ये देख लीजिए आप। वर्क फ्रॉम होम का भी एक ऑप्शन आ गया सेक्शन 5 में, जो कि 2017 के अमेंडमेंट के बाद आया है। अगर उस दौरान ऑर्गेनाइजेशन अगर कह देता है तो वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब। अब अगर कोई भी संस्था ये पॉलिसीज फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। और क्या पेनाल्टी लगेगी? 3 महीने की सजा हो सकती है, और या तो 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 2000 से लेकर 5000 तक का फाइन हो सकता है।
अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन कंप्लेंट करेगा? कंप्लेंट जो वुमेन है वो करेगी, ट्रेड यूनियन कर सकता है, एनजीओ कर सकता है, या कोई इंस्पेक्टर कर सकता है। इंस्पेक्टर कौन होता है? इसी एक्ट में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। किस लिए? देखने के लिए कि क्या ये सब पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन या नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो इंस्पेक्टर भी शिकायत कर सकता है। कितने दिनों के अंदर शिकायत करनी होगी? 1 साल के अंदर शिकायत करनी होगी। कौन इस ऑफेंस को ट्राई करेगा? फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है वो करेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी करता है, लेकिन अब ये पोस्ट हटा दी गई है बीएनएसएस में, तो जेएमआईसी जो है वो करेंगे इसका ट्रायल। ये हो गया हम लोगों का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगले वीडियो में मैं केस लॉ लेके आऊंगा, और मई में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया है, उसको मैं टॉप 100 में कवर करूंगा। क्योंकि इतना डेवलपमेंट इसके अराउंड हो रहा है, तो आपको इसके सेक्शन और इसकी पॉलिसीज जो इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं थे, इसमें बस आपको ये बताना था कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से जो आपको नंबर से याद रखने हैं, 26 वीक कहां याद रखना है, 12 वीक कहां याद रखना है, 3 महीने, जो ये सब आपको जो याद रखने वो मैंने आपको बता दिया है। आपको ये जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड करिएगा केएफए लीगल का, उसका जो विजय यात्रा का पैकेज है उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, जो माइनर लॉज के जो नोट्स हैं उस फोल्डर के अंदर। आप वहां से डाउनलोड, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं इसको। और अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूं जो है लैंडमार्क जजमेंट का। तब तक जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले जो सिचुएशन दी थी, उसमें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट दे दिया, उसका रीजन क्या रहा होगा, वो आप मुझे बताइए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।